हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी का पढ़ रहे थे और हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज के बारे में और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये आज का लेक्चर ओवरव्यू है बच्चों। इसके अंदर हम लोग ओम्स लॉ सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, ठीक है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यानी स्टेटमेंट लॉ की। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला निकल के आएगा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूरी इलेक्ट्रिसिटी का बेस है। पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बेस ओम्स लॉ से निकलने वाला जो फॉर्मूला है वो है, ठीक है। रेजिस्टेंस और स्लोप पढ़ेंगे। स्लोप ऑफ ग्राफ, ये आपने 9th क्लास के अंदर वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही एक वोल्टेज और करंट का ग्राफ भी होता है, ठीक है ना। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग आज। तो रेजिस्टेंस और स्लोप ऑफ वीआई कर्व पढ़ेंगे। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस किन बातों से बढ़ती है, किन बातों से घटती है, किन बातों से जीरो होती है, वो सब चीजें पढ़नी है हमको, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये ऐसी टर्म्स है जो बहुत कंफ्यूज करती हैं बच्चे को कि भाई समझ नहीं आता रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, ठीक है। इनको कंपेयर करेंगे हम, ठीक है ना। क्वालिटेटिवली इनको कंपेयर किया जाएगा, प्रीवियस ईयर बेस्ड न्यूमेरिकल और चैलेंजर प्रॉब्लम्स हर बार की तरह एनटीएससी की। और डिस्कशन करेंगे पिछली वाली लेक्चर नंबर 2 की जो चैलेंजर प्रॉब्लम्स थी उनका। ओम्स लॉ देखो बच्चे, ओम नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक प्रोपोर्शनैलिटी निकाली थी, एक रिलेशन निकाला था। किसमें किसमें? वोल्टेज में और करंट में। जैसा मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों से डिस्कस किया था कि करंट पहले आया या वोल्टेज पहले आई। तो यह बात तो सही है कि करंट को पहले ऑब्जर्व तो किया गया क्योंकि ऊपर बिजली चमकती थी, है ना, और बिजली गिरती थी, लोग मरते थे। तो यह तो था कि भाई करंट कुछ है, चार्ज कुछ है, चार्ज की उपस्थिति का तो पता पहले से चल गया था। लेकिन चार्ज है किस वजह से, यानी जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो किस वजह से फ्लो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया फ्लो करने के लिए जो कॉज है, जो कारण है, वो वोल्टेज है। जैसे बच्चा अगर है तो उस बच्चे के होने का कारण कौन है? माता पिता, उसके पेरेंट्स, और तो कोई नहीं हो सकता उसके अलावा। कॉज और इफेक्ट ये समझते हो ना, फिजिक्स वाले लोग इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि हर इफेक्ट के पीछे कॉज जरूर होता है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं कारण कार्य। हर कार्य के पीछे कारण होता है, ऐसी हर इफेक्ट के पीछे कॉज होता है। तो कॉज यहां पर कौन है? कॉज यहां पर वोल्टेज है। मम्मी वोल्टेज है। मम्मी आई तो बच्चा आया, है ना। कॉज आएगा तो इफेक्ट आएगा। तो यहां पर जो कॉज है वो कौन है? वो वोल्टेज है। और वो किसका कॉज है, यानी उसका इफेक्ट कौन है? उसका इफेक्ट है करंट, यानी फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज के फ्लो करने के लिए वोल्टेज का होना यानी पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। ऐसे रहेगा तो फ्लो नहीं होगा, ऐसे रहेगा तो फ्लो होगा, यानी एक को ज्यादा एक को कम होना ही पड़ेगा, तभी फ्लो स्टार्ट होगा, नहीं तो फ्लो नहीं हो सकता। तो ओम्स लॉ दो चीजों को, यानी वोल्टेज को और करंट को, एक प्रोपोर्शनैलिटी देता है, इसको एक रिलेशन देता है, ठीक है। मैं स्टेटमेंट आपके आगे लिख के दिखा रहा हूं कि ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट, काफी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट इसकी बेटा। इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज directly proportional to the potential difference applied, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं। बहुत डिटेल में बात करी गई थी पिछले लेक्चर में इसके बारे में। करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये पूरा लॉ है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं पूरे लॉ को। करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ओम्स लॉ को डिफाइन किया गया है। अगर टेम्परेचर के अंदर भेद आता है, चेंज आता है, तो ओम्स लॉ गड़बड़ा जाता है, ओम्स लॉ में गड़बड़ हो जाती है। और ये है भी सिर्फ कंडक्टर के लिए डिफाइंड ओम्स लॉ, ध्यान देना, कंडक्टर के लिए डिफाइंड है। इंसुलेटर के लिए कुछ और होता होगा, सेमीकंडक्टर के लिए कुछ और होता होगा, वो बड़ी क्लासेस में जाकर के आप पढ़ना, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही बहुत है कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको समझते हैं कि ये क्या लिखी है, ये 4 लाइनें, ये अंग्रेजी क्या लिखी हुई है। देखो, कहता है कि करंट जो फ्लो कर रहा है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू वोल्टेज पर डिपेंड करेगी, उसकी वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट कम होगा। मम्मी पहलवान होगी तो बच्चा भी अच्छा खासा खुराक वाला खाने वाला होगा, है ना। और माता पतली सुकड़ी सी होगी, मरियल सी, तो बच्चा भी कैसा होगा, मरियल सा होगा। ऐसा जनरल भाषा में बोल देते हैं, है ना। तो वही वाली बात है यहां पर भी। अगर वोल्टेज तगड़ी होगी, वोल्टेज ज्यादा होगी, दो एंड्स पर कंडक्टर के ये कोई कंडक्टर यानी कोई तार, कोई वायर, है ना। कंडक्टर क्या होता है, वायर, मेटल का कोई पीस। तो ये जो कंडक्टर है, इसके एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा, यानी कितनी भारी बैटरी लगी हुई है ना। वोल्टेज का मतलब क्या, कितनी तगड़ी बैटरी यहां लगी हुई है, यही डिसाइड करेगी कितना करंट तगड़ा चलेगा इसमें से। अगर वोल्टेज होगी ज्यादा तो इसमें से करंट भी क्या फ्लो करेगा, ज्यादा। ये बात है, ठीक है ना। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एंड्स पर कितनी वोल्टेज लगी हुई है ना, वो डिसाइड करेगी कि करंट कितना निकलेगा। अगर ये कमजोर है तो करंट कमजोर होगा, अगर ये तगड़ा है तो करंट तगड़ा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसको प्रोपोर्शनलिटी कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। ये देख लो, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर का मतलब हो गया आई इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। इस साइन को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सीधा रिलेशनशिप, सीधा रिश्ता। ये बढ़े तो ये बढ़े, ये घटे तो ये घटे, ये जीरो तो ये भी जीरो। तुझे दर्द हो तो मुझे भी दर्द हो, तुझे सुकून मिले तो मुझे भी सुकून मिले, वो वाला ये सीधा रास्ता, ये सीधा रिश्ता, प्यार का रिश्ता है ये, ठीक है ना। एक के बढ़ने से दूसरा सीधा प्रभावित हो रहा है ना। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने पर दूसरा घट रहा है। इसको बोलता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। बस इसी को ओम्स लॉ कहते हैं, इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। अब इसको फॉर्मुलेट करने के लिए इक्वल्स टू का साइन लगता है, साथ में एक कांस्टेंट लगता है, और वो कांस्टेंट होता है 1/r, ठीक है, 1/r। अब आप पूछोगे आर कौन है, करेंगे इसके बारे में बात नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है ना। यही आर है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, यही आर है जो रुकावट है। किसके रास्ते में रुकावट है, अभी करते हैं बात। और ये वी ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। I इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाई बाय वी। अब ये r जाकर के I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में ना भाई, ऊपर जाके कहां आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, यानी हो जाएगा IR इज इक्वल टू वी। पलट के लिख दो, V इज इक्वल टू IR। आप सबने ये फॉर्मूला देखा हुआ है, आपके लिए कोई नया नहीं है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। साल के आप उस एंड पर खड़े हो कि आपको ये फॉर्मूला तो आपने सबसे पहले देखा होगा, सबसे पहले नोट किया होगा, इस पर क्वेश्चंस भी किए होंगे। अभी थोड़ा सा और डिटेल में देख रहे हैं इस चीज को, बस और कुछ नहीं है। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू IR। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। आगे आने वाले कोर्स में
आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर खूब यूज होने वाला है फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई। आपको पता तो होना चाहिए आया कहां से। V के बढ़ने से I सीधा सीधा प्रभावित होता है, बस। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। V वोल्ट्स, I एम्पियर्स, R की ऐसा यूनिट होती है ओम, OHM, ओम। मैं लिख रहा हूं यहां पर, तीनों की लिख रहा हूं, ठीक है। V वोल्ट्स, I एम्पियर्स, R फॉर ओम, OHM ओम। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ था, ये ओम्स लॉ था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई रेजिस्टेंस की बात तो बहुत हो रही है। ये R से डिनोट किया जाता है, SI यूनिट इसकी ओम है, पर ये है क्या, ऐसे डिनोट करते हैं ओम को, ओमेगा। इस सिंबल को ओमेगा कहते हैं, ऐसे ऐसे सिंबल बनता है, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, ये सिंबल है ओम। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है R इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 3.5 ओम। ठीक है ना, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। तो रेजिस्टेंस है क्या? देखो, रेजिस्टेंस जैसा अंग्रेजी में लिखा है वैसा ही हिंदी में भी है। रेजिस्टेंस की हिंदी होती है रुकावट, है ना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, रोकने की क्षमता, रोक पाना, रुकावट। ये किसके रास्ते में रुकावट है? मुझे बताओ, चल कौन रहा है? आप बोलोगे सर चल तो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्लो कर लेते हैं जैसे नदियां बहती हैं? क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन बहता है? आंसर है नहीं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं बह पाता बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चलने में रास्ते में बहुत सारे एटम खड़े हैं, बहुत सारे विरोधी तत्व खड़े हैं, बहुत सारे ऑपोजिशन वाले खड़े हैं। तो इतना आसान नहीं होती इलेक्ट्रॉन की जर्नी। इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर बैटरी के नहीं पहुंच पाता, बहुत आसान नहीं होता। ये एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है 12th क्लास के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है घिसड़ घिसड़ के चलना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? फ्री फ्लो नहीं करता वो नदियों की तरह, वो घिसड़ घिसड़ के चलता है। कभी इधर टक्कर खाता है, कभी इधर टक्कर खाता है, कभी वहां टक्कर खाता है। रास्ते में एटम बैठे हैं ना, रास्ते में एटम बैठे हैं, न्यूक्लियस बैठे हैं उनके तगड़े तगड़े। तो उनसे क्या करता है? टक्कर खाता है। कहीं रिपल्शन सहता है, कहीं अट्रैक्शन सहता है ना। कहीं पर किसी के इनर शेल में घुस जाता होगा, कभी आउटर से निकल जाता होगा। तो इतना फ्री फ्लो नहीं होता इलेक्ट्रॉन का जितना कि हम लोग सोचते हैं कि भाई यहां से यहां इलेक्ट्रॉन बह के जा रहा है, वहां से यहां करंट आ रहा है। इतनी आसानी से फ्लो नहीं होता इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, इसलिए वायर्स गर्म हो जाती हैं। आप लोग अपना फोन चार्ज करते हो, लैपटॉप चार्ज करते हो, है ना। आप देखते होगे कि कुछ टाइम बाद वो जो एडेप्टर होता है वो गर्म हो जाता है। कारण क्यों? वो गर्म क्यों जाता है? वो गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को शिद्दत मेहनत करनी पड़ रही है निकलने के लिए। इलेक्ट्रॉन को लड़ना पड़ रहा है, लड़ाई करनी पड़ रही है उसको अपना रास्ता बनाने के लिए, और वो टक्करें खाता है, दूसरे एटमों से टक्करें होती हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर निकलती है तब्दील होकर के। वो जिस काइनेटिक एनर्जी से आ रहा होता है, उसको लूज कर देता है, फिर दोबारा गेन करता है, फिर कहीं टक्कर खा के लूज कर देता है, फिर कहीं गेन करता है, फिर कहीं टक्कर खा के लूज कर लेता है। तो इतना आसान नहीं है उसके लिए चलना। उसी रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पर कि वो रुकावट है तो कितनी है। आप बोलोगे सर ये तो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करनी चाहिए। हां, रेजिस्टेंस मटेरियल टू मटेरियल भी वेरी करती है। तो देखते हैं अभी रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और पढ़ करके देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये मटेरियल टू मटेरियल भी वेरी करती है। अलग मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग अलग होती है। वो किस वजह से होती है देखेंगे भी आगे जाकर के। तो रेजिस्टेंस, इट इज द ऑपोजिशन, है ना, विपक्ष। पार्लियामेंट में देखते हो ना कितना शोर मचता है, सरकार कुछ करना चाहती है, ऑपोजिशन खड़ा हो जाता है। ऐसे ही यहां पर भी है, इट इज द ऑपोजिशन। इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बहुत सारे विपक्षी दल खड़े हैं, ठीक है ना, बहुत सारी विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं, उनसे आकर के उनकी टक्कर होती है, तो काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर होता ही ऐसा है ना, काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है इस वजह से, क्योंकि शोर हल्ला गुल्ला बहुत मचता है, लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर। यहां पार्टिकल्स
स्पेसिफिकली एटम्स की बात हो रही है, अन्य अन्य इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, वगैरह वगैरह, जो मर्जी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। बाय द पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर, बाय द पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और इन द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज। जो चार्ज चल रहा है उसको चलने नहीं देंगे, ऑपोजिशन लगाए बैठेंगे उसके आगे, रुकावट लगाए बैठेंगे उसके आगे, ठीक है ना भाई, चलने नहीं देंगे तेरे को। वो आएगा, टक्कर खाएगा, फिर दोबारा गेन करेगा अपनी एनर्जी को, फिर टक्कर लगेगी, फिर दोबारा गेन करेगा एनर्जी को। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, ठीक है बच्चे। उस रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आगे जाके देखेंगे किन बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है ना। अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है, कि ऑपोजिशन होती है, एसआई यूनिट ये होती है, आर से डिनोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब होता है वी और आई के बीच का ग्राफ। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, एनटीएससी में तो आता ही आता है, बोर्ड में भी कई बार आया हुआ है, कई बार आया हुआ है बोर्ड के अंदर भी, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे। देखो बच्चे, खैर इसका तो हम स्लोप निकालने वाले हैं, तो स्लोप की ही बात करेंगे यहां पर, इसके इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना, स्लोप की ही बात करेंगे। तो भाई ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जब वी आई लिखेंगे यानी वाई एक्सिस पर हमने वी को रखा है और आई को हमने एक्स एक्सिस पर रखा है, ठीक है। वाई एक्स ग्राफ बोलो, वी आई ग्राफ बोलो, एक ही बात है ना। वोल्टेज को वाई एक्सिस पर, करंट को एक्स एक्सिस पर, ठीक, बहुत बढ़िया। ये जीरो हो गया ओरिजिन, है ना, ये ओरिजिन हो गया जीरो। अब मैंने कुछ वैल्यूज ले लेनी है इसकी, अपनी मन मर्जी से वैल्यूज ले लेता हूं। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स, 8 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स, ठीक है। चलो, देखने में ऐसा आया, एक्सपेरिमेंटली देखने में ऐसा आया कि जब 2 वोल्ट की बैटरी लगाई गई तो 1 एम्पियर का करंट जनरेट हुआ, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये वाला पॉइंट, 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी, माने डबल कर दी, तो करंट भी डबल हो जाता है। यही तो होता है लीनियर प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सीधा सीधा डिपेंड करना, तू डबल तो मैं भी डबल, तू आधा तो मैं भी आधा, तू 4 गुना तो मैं भी 4 गुना। ऐसे ये भी हो रहा है, ये डबल हुआ तो करंट भी डबल हो गया, ये 3 गुना हुआ तो करंट भी 3 गुना हो गया, ये 4 गुना हुआ तो करंट भी 4 गुना हो गया। तो आप क्या करेंगे पता है, ये सारे पॉइंट्स को आपने मिला देना है। तो आप जब ये सारे पॉइंट्स को मिलाओगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है ना। ये उतनी स्ट्रेट नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप समझ जाना आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आप मुझे एक बार बताओ, इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से, इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से कोई स्लोप बनता दिख रहा है या नहीं आपको? स्लोप का मतलब होता है चढ़ाई करना, एलिवेशन करना। कोई ना कोई एंगल दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको? ये एंगल दिख रहा है बेटा, ये देख, दिखाई एंगल, इस एंगल को थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ चुके हो आप लोग, इस एंगल को थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। थीटा के सामने वाली साइड जो होती है ये वाली, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये नीचे वाली जो है इसको बेस कहते हैं, और इसको कहते हैं हाइपोटेनस, है ना, जानते हैं ना हम इसको। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। हम क्या करेंगे पता है, इसका स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका स्लोप निकालेंगे। कैसे? स्लोप होता है, स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा, और tan थीटा का मतलब होता है, आप लोग जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक है ना, बस इतना है ना, इधर से लेके इधर तक, यहां से लेके यहां तक। ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कैसे निकालूं? ये लेंथ मैं ऐसे निकालूंगा कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा। मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट तो है 8। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है 2। तो 8 में से 2 माइनस करूंगा, 6 आंसर आएगा, वही मेरा परपेंडिकुलर होगा।
है कि नहीं भाई? ये वाला पॉइंट है 8 के सामने, ये वाला पॉइंट है 2 के सामने, यानी मैं क्या करूंगा, मैं 8 - 2 कर दूंगा, मुझे परपेंडिकुलर मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? 8 में से 2 माइनस कर दूंगा, ये लेंथ निकल जाएगी 8 में से 2। ऐसे ही मुझे बेस निकालना है, क्या करूं? ये लाइन कैसे निकलेगी, बेस कैसे निकलेगा? 4 में से 1 माइनस करके निकलेगा, 4 - 1, हाँ या ना? 4 में से 1 माइनस, और यहां 8 में से 2 माइनस। बोलो जी, 8 में से 2 माइनस करूंगा आएगा 6, 4 में से 1 माइनस करूंगा आएगा 3, कट गया, ये आ रहा है 2। आप बोलोगे सर 2 से हमें क्या मिल गया मुझे 2 निकाल के? कौन है ये 2 कौन है? ये 2 पता है कौन है? ये 2 है रेजिस्टेंस। कैसे सर ये 2 रेजिस्टेंस कैसे है? आओ समझाते हैं इस बात को, आओ इस बात को समझाता हूं। देखो बच्चे, ऐसा है, जब आपने परपेंडिकुलर निकाला तो आपने डील किसके साथ करी? वाई एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ? बताओ। आपने जब परपेंडिकुलर निकाला तो आपने एक्स एक्सिस के साथ डील करी या वाई के साथ? आपका आंसर होगा सर वाई के साथ करी, वाई के साथ करी, है ना? वाई पर कौन रखा हुआ है? वाई एक्सिस पर किसको रखा हुआ है? वाई एक्सिस पर रखा हुआ है वोल्टेज को। परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपने वाई एक्सिस से डील करी और वाई एक्सिस पर रखा हुआ वोल्टेज को, यानी वी को। बोलो सही बात है? वी को रखा हुआ है। बेस निकालने के लिए आपने किस एक्सिस से बात करी? एक्स एक्सिस से बात करी या वाई एक्सिस से बात करी? आपका आंसर होगा सर एक्स एक्सिस से बात करी है मैंने, तो एक्स एक्सिस से बात करी, उसने बोला 4 में से 1 माइनस कर दे। यही किया ना? 4 में से 1 माइनस। यानी आपको जब बेस निकालना था आप एक्स एक्सिस के पास गए, आपको परपेंडिकुलर निकालना था वाई एक्सिस के पास गए, यानी आपने वाई को एक्स से डिवाइड किया है। बोलो हाँ या ना? परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करने का मतलब वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करना, यानी वोल्टेज को करंट से डिवाइड करना। सोचो, आराम से सोचो इस बात को। परपेंडिकुलर वोल्टेज है, बेस करंट है। परपेंडिकुलर की जगह वोल्टेज रख दिया गया, बेस की जगह करंट रख दिया गया। कोई डाउट? वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था रेजिस्टेंस का, इधर देखो जरा। V = IR बताया था कि नहीं? V = IR। जरा इस I को उठा के V के नीचे तो लेके जाओ। V/I ये किसके बराबर है बेटा? R के बराबर है। यानी आप जब V/I करते हो ना तो आपको R मिलता है। आप जब V/I करते हो तो आपको R मिलता है। यानी आप जब स्लोप निकालते हो, यानी आप जब tan थीटा निकालते हो, यानी आप जब परपेंडिकुलर बाय बेस करते हो, यानी आप वोल्टेज अपॉन करंट करते हो, तो आपको मिलती क्या है? आपको मिलती है रेजिस्टेंस। यानी ये जो मैंने आपको न्यूमेरिकल का एग्जांपल दिया, आपने इसमें क्या किया? आपने फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज करिए, चेक कर लो। ये फाइनल वैल्यू थी वोल्टेज की, ये इनिशियल वैल्यू थी वोल्टेज की, आपने वोल्टेज से वोल्टेज माइनस कर दी। ऐसे ही आपने करंट से करंट माइनस कर दिया, वोल्टेज से वोल्टेज माइनस, करंट से करंट माइनस, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट आपको क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। यानी आपका आंसर आया 2 ओम। जब कभी भी आप VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व का स्लोप निकालोगे आपको रेजिस्टेंस मिलती है। R = 2 ओम। ये आंसर निकला है, जो मैंने आपको ऐसी एक एग्जांपल दे दिया, ये वाला। ठीक है, एक बार इसको आराम से देख लो, आप आराम से देख लो। एलिवेशन निकालना था, एंगल निकालना था, tan थीटा बोला जाता है इसको। tan थीटा यानी स्लोप। परपेंडिकुलर बाय बेस करते हो आप tan थीटा के लिए। परपेंडिकुलर पर आप जानते हो वोल्टेज रखी गई है, बेस पर आप जानते हो करंट रखा गया है। वोल्टेज बाय करंट करोगे रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात, छोटे अक्षरों में मैं कह दूं कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ हमको क्या देता है? एक VI ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? VI ग्राफ का स्लोप हमको देता है, आप आंसर बोलोगे सर रेजिस्टेंस। VI ग्राफ का स्लोप सर हमको क्या देता है? हमको देता है रेजिस्टेंस। बस इतना ही बहुत है NCERT लेवल के लिए कि VI ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है।
एक ओम्स लॉ पर न्यूमेरिकल आया बेटा, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। गिवन लिखा जाए, जल्दी से गिवन लिखते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ओम में क्या होता है, ओम में कैलकुलेट होती है रेजिस्टेंस। ये क्या दिया हुआ है, वोल्टेज 220 वोल्ट्स, है ना। फाइंड क्या करने को कह रहा है, करंट निकालने को कह रहा है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है ये, देख लिया है आपने, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। देखो बोल रहा है न्यूमेरिकल ओम्स लॉ पर है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R। जो जो रखा है रख दो, जो नहीं रखा छोड़ दो। बोलो V कितना है, V है 220, I आपको निकालना है, R है 1200। ये 1200 जाएगा 220 के डिवाइड में, I इज इक्वल टू 220 अपॉन में 1200। 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो 11, ये कटेगा 60 पे, आ गया करंट इज इक्वल टू 11 अपॉन 60। चाहो तो डेसिमल में निकाल दो, मर्जी आपकी, ठीक है। कुछ नहीं था इसके अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल है वहां पर ये वाला। ओके, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये, ठीक है। और प्रीवियस ईयर बोर्ड में भी आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना है इसको, और बहुत सिंपल लगेगा आपको ये करने में। अब आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी, मैं ऐसा मानता हूं। कह रहा है ये करंट की वैल्यूज दे रखी है 1 2 3 4 5 वैल्यूज, और ये वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 वैल्यूज, ठीक है ना। 5 वैल्यू करंट की और वोल्टेज की आपको गिवन है ना। 5 वैल्यू करंट की और वोल्टेज की आपको गिवन है। आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। लो अभी कर देते हैं, ग्राफ बनाना कौन सी बड़ी बात है। ये लो जी, यहां आप V रखा करते हो, यहां आप I रखा करते हो, है ना। ये ओरिजिन होता है तो 0 हो गया, बाकी वैल्यूज ले लो। 1.6 है ना, हाँ तो 8 तक जा रही है, दो दो का गैप ले लो, और यहां 0.5 का गैप ले लो, कोई दिक्कत, जैसा मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है इस चीज को लेकर के, ठीक है ना। तो यहां 2 के गैप ले लेते हैं हम, 2 4 6 8, बस ऐसे इसको 0.5 का गैप ले लेते हैं, 0.5 1 1.5 2, हाँ बिल्कुल 0.5 का गैप ले लेते हैं, 0.5 फिर 1.0 फिर 1.5 फिर 2.0 फिर 2.5, ठीक है। क्या करने का, ग्राफ बनाने का, है ना, प्लॉटिंग करने का। तो 0.5 है तो 1.6 है, 1.6 का यहां आएगा हाफ पे। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना भाई। आधे पे ही है ना भाई, आधे थोड़ा ऊपर होगा, है ना, 1.5 से थोड़ा ऊपर, तो 2 1 थोड़ा सा और ऊपर मुझे बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। लेकिन आप इसको ग्राफ पे करोगे अच्छा सा आएगा वो, है ना। इसको ग्राफ पे करोगे अच्छा सा आएगा, नहीं तो अगर ग्राफ नहीं भी देते, वैसे नहीं देते ग्राफ, आपको बता दूं, ठीक है। ग्राफ नहीं दिया जाता बोर्ड के अंदर इसके लिए, ठीक है ना। मैथ्स के अंदर ही ग्राफ देते हैं, एसएसटी के अंदर मैप देते हैं, बस इसके अलावा कहीं कुछ नहीं देते, ठीक है। तो यहां कोई ग्राफ नहीं मिलने वाला आपको पेंसिल और स्केल लेकर के खुद ही लगाने पड़ेंगे निशान, ठीक है ना भाई। चलो 1 है तो 3.2 है, ओके। ये भाई पीछे जाएगा, 1 है तो 3.2 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड हाँ 0.5 था तो 1.6 हो गया ना, और 1 है तो 3.2, 1 है तो 3.2 किधर आएगा, 2 और 3 इधर होगा, 3 से थोड़ा सा ऊपर इधर, और यहां से 1 चल के आ रहा है, आजा भाई आजा, ये आ गया एक ये पॉइंट, ठीक है ना। एक ये पॉइंट की जरूरत है और एक ये पॉइंट की जरूरत है अपने को, और आगे बढ़ते हैं। 1.5 आया तो 4.8 आया, 1.5 1.5 1.5 और 4.8, 4.5 इधर होगा, इधर होगा, 5 इधर होगा, तो थोड़ा सा इधर, ये वाला पॉइंट। ऐसे 2 होगा तो 6.4 है, 2 के लिए 6.5 इधर होगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहां तक कर देते हैं, ये हो गया, और 2.5 है तो 8 है, ठीक। भाई ये तो हो गई प्लॉटिंग,
मिला दो एक लाइन से इन सबको। कोलिनियर होने चाहिए, होंगे ही, चिंता मत करना। ये तो मैं नॉट टू स्केल कर रहा हूं, आप स्केल से बनाओगे ना तो कोलिनियर ही आएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं। ओके, तो प्लॉट तो हो गया, एक नंबर मिल जाएगा आपको। कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है आपको, यानी फिर से वही काम करना है, एक थीटा लेना है tan के लिए जो कि स्लोप होता है ना। तो स्लोप किसका निकालने जा रहे हैं, VI ग्राफ का। VI का स्लोप यानी tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो जी, बोलो जी, ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? ये देखो, ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? इसकी फाइनल वैल्यू है 8, इसकी इनिशियल वैल्यू है 1.6। 8 माइनस 1.6 डिवाइड बाय, है ना, 8 माइनस 1.6 डिवाइड बाय बेस 2.5 माइनस 0.5, 2.5 माइनस 0.5, ऐसे करना है आपको। फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, बीच वालों का कोई मतलब नहीं है, यहां चिंता ही नहीं करनी बीच वालों की। कोने कोने वाले पकड़ लो और माइनस कर दो, कोने कोने वाले पकड़, 2.5 में से आधा, 8 में से 1.6, यही तो किया है, ठीक है जी। अब 8 में से 1.6 जाएगा तो यह आएगा 6.4, और 2.5 में से आधा जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये 3.2 ओम। ओम मुझे पता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं ओम ही लिखूंगा इसको, है ना। ये हम पहले से जानते हैं कि P बाय बी यानी V बाय आई आर ही होता है, V बाय आई आर ही होता है, इसलिए मुझे रेजिस्टेंस ही मिलनी है यहां, तो रेजिस्टेंस मिल गई, ठीक है जी। ये करना था, ये करना था आपको। ओके, कोई डाउट? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कितने फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? तो ऐसा भाई 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, 1 2 3 4, ठीक है। एनसीईआरटी ने 4 बता रखे हैं। ओके, चौथा वाला जो डिपेंडेंसी है वो डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है ना, वो थर्ड वाले के थ्रू डिपेंडेंसी होती है। ये बातें 12th में जाकर के अपने आप क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी ने जैसा बोला है वो 4 बोला है, ठीक है। सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आप फैक्टर का मतलब समझते हो ना? फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि किन किन चीजों पर वो डिपेंड कर सकती है, यही होता फैक्टर्स, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर से तो बदल सकते हैं। तो पहला कौन है? लेंथ, कंडक्टर की लंबाई। जितनी लंबी तार होगी, जितनी लंबी तार होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। एल यानी लेंथ रेजिस्टेंस के सीधा सीधा प्रोपोर्शनलिटी ऐसी होती है, R इज प्रोपोर्शनल टू L। जितनी लंबी तार होगी, आप सोचो इलेक्ट्रॉन को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, है ना, ज्यादा लड़ाइयां होंगी उसकी, क्योंकि उतनी लंबी तार है ना यार। तो लंबाई जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करी जाती है कि तारों को बहुत लंबा ना किया जाए, बहुत लंबा किया जाएगा तो वेस्टेज होती है बाद में करंट की, है ना, डीसी करंट की खासकर। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, ये पहला है। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है मोटाई। पहला हो गया लंबाई, दूसरा हो गया मोटाई। देखो ये मार्कर है ना मेरे हाथ में, ये इसकी मोटाई है, ये इसकी मोटाई है। ये तो हो गई लंबाई यहां से लेके यहां तक, ये तो लंबाई हो गई ना, ये मोटाई है इसकी, यहां से देखोगे अगर आप इसको, ठीक है ना। तो कोई भी तार को, कोई भी वायर को अगर आप इधर से देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा, सर्कल, क्योंकि वायर तो एक सिलेंडर होती है, एक पतला सा सिलेंडर ही तो होती है तार, है ना। हम वायर्स के साथ डील करने वाले हैं, पता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं भाई, तारों के अंदर करंट चलेगा, तो तार की ही शेप की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। तो उसका एरिया यानी तार की मोटाई, एरिया कितना मोटा है, ये काफी मोटा मार्कर है। तार तो पतली सी होगी, तार का
क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो पतला सा होगा। ये क्रॉस सेक्शनल वर्ड आपने बायो के अंदर भी सुना होगा, बीच में से काट करके देखते हैं, क्रॉस सेक्शनिंग करते हैं उसकी। क्रॉस सेक्शन का मतलब ऐसे काट देना इसको बीच में से, है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी तार की मोटाई। तो पहला वाला हो गया लंबाई, दूसरा वाला हो गया मोटाई। तो ऐसा है भाई, अगर मोटा कम होगा ना, अगर मोटाई कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत आएगी। सोचो आप इस बात को। और अगर मोटी तारें होंगी तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा एरिया मिलेगा निकलने का। ठीक है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ऐसी बातें एक्सपेरिमेंटली देखी गई हैं, ऐसी बातें एक्सपेरिमेंटली देखी गई हैं। इसलिए हाई टेंशन वायर जितनी भी होती हैं, आपने देखा होगा गांव की साइड पर, खुले खेतों वाली साइड पर ऊपर से तारें जा रही होती है, मोटी मोटी होती है वो तारें, है ना, क्योंकि वो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। वो पतली नहीं हो सकती, पहली करंट मर जाएगा। अगर वो पतली होंगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट को निकलने में दिक्कत आएगी, जल जाएगी वो तारें रास्ते में ही। कभी पीछे से करंट ज्यादा आ गया तो वो तारें जल्दी जल जाएंगी। इसलिए मोटी तारें होती हैं, हाई टेंशन वायर। अभी जमीनों के नीचे से निकालते हैं, खोद करके, जमीन खोद करके उसके नीचे तार डालते हैं, मोटी मोटी तारें होती हैं, वो हाई टेंशन वायर बोलते हैं उसको। ऐसी कभी कभी सर के ऊपर से भी जाती देखी होंगी आपने, उनमें से आवाजें भी आती हैं, है ना, वाइब्रेशंस की आवाजें आती हैं उसमें से। कभी रात को निकलो डर लगता है कि ये कैसी कैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं उसमें तार में से। ठीक है, दोनों को क्लब कर दिया जाए तो एक फॉर्मूला बन जाता है, मतलब एक सीधा रिलेशन बन जाता है, R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। इसको भी याद रखना, ठीक है। R प्रोपोर्शनल L अपॉन A, यानी ये लेंथ के सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है, लेकिन एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन पे है। यानी अगर मोटाई ज्यादा होगी, तार मोटी ज्यादा होगी तो रुकावट कम होगी, है ना, और एरिया कम होगा, पतली तार होगी तो रुकावट ज्यादा होगी। ये होता है इनवर्स रिलेशन, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। दोनों को मिला करके मैंने एक ही फॉर्मूले बनाने के लिए कोशिश करी है यहां पर, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, तीसरी डिपेंडेंसी देखो क्या है। तीसरी डिपेंडेंसी होती है मटेरियल ऑफ द वायर। आप बोलोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आंसर भी यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मैं लकड़ी ले आऊं, मैं वुड ले आऊं, रबर ले आऊं, मटेरियल ही ऐसा है, कितना ही लंबा कर लूं, कितना ही मोटा कर लूं, कितनी पतली कर लूं, कितनी बड़ी कर लूं, क्या उसमें से करंट पास करके दिखा दोगे? क्या लकड़ी में से करंट पास करके, प्लास्टिक में से करंट पास करके, फाइबर में से करंट पास करके, और क्लॉथ में से, क्लॉथ का जो कपड़ा होता है उसमें से करंट पास करके, रबर में से करंट पास करके दिखा सकते हो क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है ये मटेरियल। क्यों, मटेरियल कौन सा लिया गया है भाई? कॉपर लिया है, बढ़िया है, सिल्वर लिया है, बढ़िया है, एल्युमिनियम लिया है, ठीक है, जिंक लिया है, ओके ओके, ठीक है ना। तो मटेरियल ऑफ द वायर। तीसरा आता है कि वायर का मटेरियल कैसा है, मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, तो अब इसको क्या फिजिकल एंटिटी दें, इसकी क्या फिजिकल क्वांटिटी हो, तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी को ही कहते हैं रेजिस्टिविटी, रो। इस सिंबल का नाम है रो, RHO। ठीक है, ऐसे लिखते हैं सिंबल को RHO, और ऐसे सिंबल बनाया जाता है, ये इसका नाम है सिंबल का, रो। रो मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अलग चीज है, रेजिस्टिविटी अलग चीज है। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मटेरियल चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज। रेजिस्टिविटी एक टर्म दी गई है मटेरियल की रेजिस्टेंस को समझाने के लिए, कि कितना ज्यादा रेजिस्ट करता है, कितना कम रेजिस्ट करता है, करंट को कितना चलने देगा और करंट को कितना नहीं चलने देगा। तो एक बात बताओ, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कैसी होगी, ज्यादा या कम? और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कैसी होगी, ज्यादा या कम? सोचो इस बात को और कमेंट में लिखना, कमेंट में लिखना। ठीक है, कि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की हिंदी होती है रोकने की क्षमता। किसको रोकने की क्षमता? करंट को। तो कंडक्टर करंट को रोकता है या इंसुलेटर करंट को रोकता है? सोचना और लिखना कमेंट के नीचे, कमेंट के अंदर, कि रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की ज्यादा या कंडक्टर की ज्यादा। ठीक है ना, ऐसे लिखना, कंडक्टर की हाई या लो और इंसुलेटर की हाई या लो। रेजिस्टिविटी की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, रोकने की क्षमता की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो मटेरियल ऑफ द वायर रो यानी रेजिस्टिविटी। इसके बारे में भी और बात करनी है हमने रेजिस्टिविटी के बारे में, लेकिन वहां हमारा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब देखो फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया है, कैसे? R प्रोपोर्शनल L बाय था ना यार,
इसको दोबारा लिख लेता हूं, आर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटेगा तो इक्वल टू लगेगा, साथ में कांस्टेंट लगेगा। इससे बढ़िया नहीं हो सकता वो कोई कांस्टेंट रो से, इससे बढ़िया नहीं हो सकता वो, तो इसलिए यहां पर रो लगा दिया जाता है, रो एल अपॉन ए। बस बाय डेफिनेशन रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है ना, बाय डिपेंडेंसीज रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। आर ये उसका अपना खुद का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, बाकी सारे डिराइव्ड फॉर्मूले थे, ये इसका अपना फॉर्मूला है जो इसके अपने अंदर से निकला है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी से मिलकर के बना है। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस घटेगी, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगी, एरिया घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, इसलिए न्यूमरेटर में आया है वो, इसलिए वो न्यूमरेटर में आया है। रोकने की क्षमता ज्यादा तो रुकावट भी ज्यादा, रोकने की क्षमता ज्यादा है तो रुकावट भी ज्यादा है। अगर रोक सकता ज्यादा है तो रोकेगा भी ज्यादा। मैं खा ज्यादा सकता हूं तो खाऊंगा भी ज्यादा, मेरी खाने की क्षमता ज्यादा है तो मैं खाऊंगा भी ज्यादा, ऐसी जिसकी रोकने की क्षमता ज्यादा होगी वो रोकेगा भी ज्यादा। समझ गए ना बात को भाई? तो रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अभी रो के बारे में और बातें करते हैं। चौथी बात होती है तापमान के बारे में, टेम्परेचर, ठीक है। कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो ये देखने में आया है कि अगर कंडक्टर को गर्म किया जाता है, अगर कंडक्टर को गर्म किया जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मचलते हैं, एटम्स वाइब्रेट करते हैं बहुत ज्यादा, और ज्यादा वाइब्रेशन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में और दिक्कत आएगी, है ना भाई। कहीं बहुत ज्यादा भीड़ है जहां लोग दंगे कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसमें से निकल पाओगे तुम क्या? नहीं ना। और कोई रिलीजियस प्लेस है जहां पर शांति से लोग बैठे हैं, भजन कर रहे हैं या अपना ध्यान कर रहे हैं, उनके बीच में से निकल के जाना तो आराम से निकल जाओगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, जहां तापमान ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत आएगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा वाइब्रेट ज्यादा करेंगे एटम्स, उसको निकलने में दिक्कत आएगी, टक्करें ज्यादा होंगी, कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे, एनर्जी जल्दी ज्यादा लूज होगी और वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो आप सब समझते हो, फील वाली बात है वो तो, है ना, वो तो फील करने वाली बात है। ये रेजिस्टेंस का अपना फॉर्मूला ध्यान रखना, आर इज इक्वल टू एल बाय, ठीक है, ये उसका अपना फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ चीजें हैं जो मैं साफ साफ यहां लिख रहा हूं क्लियर पिक्चर की तरीके से कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट भाई, ये तो ऑपोजिशन है, ये तो ऑपोजिशन है जो कि ऑफर करी जाती है, ऑफर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द एटम, ठीक है ना। ये क्या है? ये तो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मटेरियल चेंज रेजिस्टिविटी चेंज, ठीक है। ये तो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट्स का मतलब रोक पाना, है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट्स का मतलब होता है आगे ना बढ़ाने देना, रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चार्ज के फ्लो को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। तो ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है भाई, और कुछ नहीं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टिविटी हो गई, ठीक है। नंबर दो, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है, एसआई यूनिट ओम है, इसको रो से डिनोट किया जाता है, एसआई यूनिट ओम मीटर है, ओम मीटर। ये कहां से आई बताऊंगा अभी, ठीक है, ये डिराइव्ड निकाली गई यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट है, ये ओम मीटर, ठीक है। करते हैं इस बारे में बात, अब ये कहां से आई। तीसरा, अरे रेजिस्टेंस तो खुद रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, हां या ना? रेजिस्टेंस तो खुद इस पे डिपेंड करती है, इसके फॉर्मूले में नहीं आती क्या ये? इट इज डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इटसेल्फ। अरे हां या ना? फॉर्मूला आता है ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाय, तो आर के तो फॉर्मूले खुद रो आ रहा है, आर की तो डेफिनेशन में खुद रो आ रहा है। आपको पता है आर चार चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, रेजिस्टिविटी पे, तो ये तो खुद इस पे डिपेंड कर रहा है। इसके साथ क्या है? इसके साथ ऐसा है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, और मटेरियल पर डिपेंड करती है, बस मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है ये, ठीक है। तो मटेरियल डिपेंडेंट है
वो पहले पॉइंट में भी लिख चुका हूं मैं ये वाली बात कि मटेरियल डिपेंडेंट है, ठीक है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है ये, ठीक है ना। आप 12th क्लास में जाओगे फॉर्मूला भी आ जाएगा इसका, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, देख लो इसको आराम से एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस 3 तरह के हैं, मोटे मोटे, है ना। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब वो जो फ्री फ्लो होने देता है, सेमीकंडक्टर का मतलब वो जो उतना फ्री फ्लो नहीं होने देता है, और इंसुलेटर वो जो फ्री फ्लो नहीं ही होने देता है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? आपने सोचा कि कंडक्टर कंडक्टर क्यों है, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर क्यों है, और इंसुलेटर इंसुलेटर क्यों है? क्या उनके पास एटम्स नहीं है? तीनों ही एटम्स से मिलकर बने हैं। क्या उनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ऐसा क्या है कि कंडक्टर अलाउ कर देता है, सेमीकंडक्टर कम अलाउ करता है, और इंसुलेटर अलाउ ही नहीं करता? तो इसका आंसर यह है बेटा कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं करंट के अंदर, सारे शेल के सारे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करते। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, के शेल के, एल शेल के, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, वो बंधे रहते हैं न्यूक्लियस की एनर्जी के साथ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस माइनस वाली एनर्जी के साथ वो बंधे रहते हैं, ठीक है ना। तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो, ठीक है ना। तो इसलिए वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते, बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। वही एक शेल से दूसरे शेल, बाहर वाले शेल तक छलांगे मारते 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से करंट फ्लो करता है। तो कंडक्टर के अंदर करंट इसलिए इजीली फ्लो करता है क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, फ्री आयन ज्यादा हैं, ठीक है। आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, यानी चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, तो चार्ज की बात है, चार्ज ही करंट है, ठीक है ना, चार्ज का फ्लो ही करंट है। तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा कंडक्टर में, थोड़े से सेमीकंडक्टर में, और इंसुलेटर में बहुत ही कम होते हैं। इसलिए इंसुलेटर करंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, करंट को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप अब उल्टा सोचो, ऐसे सोचो, कंडक्टर फ्लो करने दे रहा है, यानी रोक नहीं रहा है, यानी रेजिस्टिविटी कम होगी। इंसुलेटर फ्लो नहीं करवाता, यानी रोकता ज्यादा है, और रोकता ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी मीडियम होगी, क्योंकि मीडियम फ्लो कर रहा है ना। अब मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा? इंसुलेटर की सबसे ज्यादा रोकता वही है, तो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा? इंसुलेटर की सबसे ज्यादा, ठीक है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम। कुछ मटेरियल दिखा रहा हूं आपको यहां पर मैं, ठीक है, एनसीईआरटी से लेकर के आया हूं, कुछ मटेरियल है ये, इन पर नजर मार लो जरा एक बार, ठीक है। सिल्वर देखो 10⁻⁸ ओम मीटर, है ना, बहुत कम है, 1.6 इंटू 10⁻⁸। ये सब कंडक्टर्स हैं सारे, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैंगनीज। कुछ अलॉय दे दिए बीच में, अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, कुछ काम के अलॉय हैं ये, ठीक है, ये बीच के होते हैं ये भी, ठीक है, बीच के बिच्छू हैं ये भी। और इंसुलेटर कैसा है? इंसुलेटर देख लो, ग्लास, कांच, रबर, एबोनाइट, डायमंड, पेपर, सूखा पेपर ड्राई, पेपर गीले की नहीं बात कर रहा, गीला पेपर तो कंडक्टर होता है ना, तो ये सूखे पेपर की बात कर रहा है। देखो जरा कितनी वैल्यू है, 10⁻17, 10⁻16, 10⁻10, 10⁻14, खूब हाई वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की। ये देखो रेजिस्टिविटी लिखा ओम मीटर के अंदर, ठीक है ना। तो 10⁻⁸ बहुत कम बढ़ती जा रही है, बढ़ती, देखो कितनी बढ़ गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक अंदाजा देना था, ठीक है, अंदाजा देना था कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एक थोड़ी सी फील ले ले हम चीजों की, ठीक है ना। इंसुलेटर की बहुत ज्यादा रुकावट है, कंडक्टर की बहुत कम रुकावट है, और अलॉय की बीच है, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल आया बेटा, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल है ये, पिछले सालों के पेपर में मिलता है ये वाला न्यूमेरिकल। कह रहा है एक वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टर R इज स्ट्रेच्ड so that its length is doubled and the area of cross section is halved। इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ यहां पर, लेंथ कह रहा है डबल हो गई है और एरिया कह रहा है हाफ हो गया है, ठीक है ना। चलो देखो, सुनो बात को ध्यान से। एक वायर थी,
कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, एक वायर थी जिसकी लेंथ है L और एरिया है A, ठीक? ये मोटाई हो गई एरिया, ये लंबाई हो गई लेंथ। तो लेंथ है L और एरिया है A, ठीक है, ठीक है। कह रहा है इसको खींचा है, इसको खींचा है, और खींच के क्या कर दिया है? खींच के इसको लंबा कर दिया है, खींच के इसको लंबा कर दिया। और लंबा भी कैसे किया भाई? डबल कर दिया। 2L तो कर दी इसकी लेंथ, और एरिया कर दिया आधा। ये सिस्टम है ना? आप जब किसी चीज को पकड़ के खींचोगे तो वो पतली भी तो होती जाएगी भाई, वॉल्यूम उतनी तो मेंटेन रहनी है ना? तो वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए अगर लंबाई आई है तो मोटाई को घटना भी तो पड़ेगा। तो वही हुआ इसके साथ भी, पहले मोटी थी, बेलते गए रोटी को, बेलते गए रोटी को, रोटी पतली भी होती गई लेकिन फैलती भी तो गई, है ना? फैल भी गई और पतली भी होती चली गई। ऐसी क्या तो रहा है, पतली तो हो गई है लेकिन फैल भी गई है, एरिया कम हो गया है। कह रहा है रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी इसकी? करते हैं सॉल्व, करते हैं इसको सॉल्व। देखो बेटा सॉल्व कैसे करना है, मुझे एक बार बताओ, इसका रो और इसका रो तो एक ही होगा ना? अरे भाई कॉपर की तार है, कॉपर की तार है तो खींचने के बाद सोना थोड़ी बन जाएगी। अगर ये रो है तो ये भी तो रो ही रहेगा, ये भी कॉपर का रो, ये भी कॉपर का रो, मटेरियल तो वही है, मटेरियल तो वही है। तो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा सेकंड वाले का, कि रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, मटेरियल तो वही है, पहले भी रो था अब भी रो है, तो रेजिस्टिविटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। हमने सिर्फ इसी का डील करनी है। रेजिस्टेंस में क्या, क्योंकि लेंथ पे फर्क पड़ा है, एरिया पे फर्क पड़ा है, तो रेजिस्टेंस पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आओ देखें, पहले हम क्या करते हैं, एल ए रो वाले पैरामीटर्स को लेकर के एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। बोल बच्चे ये वाला फॉर्मूला होगा या नहीं होगा? इक्वेशन नंबर 1 ले ले इसको, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसको R1 ले लेते हैं क्योंकि R अभी चेंज होने वाला ना वहां पर, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको पहले R1 ले लेता हूं। R1 इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो रो एल एल और ए ए। इन पैरामीटर्स को यूज करके फिर से एक बार R लिखते हैं हम लोग, यानी R2 लिखते हैं। बता बेटा R2 क्या होगा? R2 होगा रो 2L अपॉन A बाय 2। सोचो आराम से, इसकी लेंथ 2L है, मैंने रख दी लेंथ की जगह पर, इसका एरिया A बाय 2 है, मैंने रख दिया एरिया की जगह पर। ये 2 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 2 जा 4, 4 टाइम्स रो एल बाय ए। ये R2 आया। इक्वेशन नंबर 2, आप दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 बाय 2 या 2 बाय 1, जो आपका मन करे, ठीक है ना? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ऐसी इक्वेशन, ऐसे काम करने का, ऐसे सॉल्व करने का आप हाजमा बनाओ, आदत बनाओ, बहुत काम आते हैं इस तरह के फिजिक्स के अंदर चीजें। आप आगे जाकर के अगर साइंस लेते हो तो ये तो करने को रोज ही मिल जाएगा आपको, अगर न्यूमेरिकल ढंग से करते हो तो ये सब तो रोज ही करने को मिल जाएगा। कभी डिवाइड कर रहे होगे, कभी कुछ ऐड, कभी कुछ सब्ट्रैक्ट, कभी कंपोनेंडो डिविडेंडो, कुछ इस तरह की चीजें करते रहोगे मैथ्स वाली। तो ऐसी मैथ्स वाली चीजों की आदत डाल लो थोड़ी थोड़ी। डिवाइडिंग 2 बाय 1, LHS को LHS से डिवाइड, RHS को RHS से डिवाइड। आओ करते हैं, R2 बाय R1 इज इक्वल टू 4 रो एल बाय अपॉन में रो एल बाय, 4 रो एल बाय अपॉन रो एल बाय। बोलो जी, रो एल बाय से रो एल बाय कट गया, 4 अपॉन 1 आ गया। यानी कंक्लूड कर लेते हैं इसको कि R2 इज इक्वल टू R1 जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो हो जाएगा 4 टाइम्स R1, खत्म हो गया, हो गया। रेजिस्टेंस कैसे चेंज हुई है? 4 गुना हो गई है, पहले जितनी थी उससे 4 टाइम्स हो गई। R2 बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ R1। एंड में ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, कि फाइनली द रेजिस्टेंस हैज बिकम 4 टाइम्स दैट ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है ना, पिछली वैल्यू से 4 गुना बढ़ गई है। एक और क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है। मैं आपको इस क्वेश्चन का हिंट दूंगा, आंसर आप खुद फाइंड करोगे इसका, और कमेंट में लिखोगे 2 डाल के लिखना। हिंट दे रहा हूं मैं सिर्फ आपको इसका, ठीक है? बोर्ड का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, जो जो गिवन है वो लिख रहा हूं।
द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस। ये क्या बात कर रखी है इसने, रेडियस? अरे सिलेंडर होती है वायर, तो सिलेंडर होती है, तो सिलेंडर का रेडियस दे रखा है, उस रेडियस से आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। आर दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर, है ना। इस आर से आप फाइंड करेंगे एरिया को। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अरे हां या ना? पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस तो रखिए 10 ओम। लो जी, गिवन ही लिखे जाए, हम तो गिवन ही लिखे जाओ। आर मतलब रेडियस, उससे आप एरिया निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस होगी 10 ओम। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, निकाल लो कॉपी पेन और शुरू कर दो इसको। रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, ठीक है। और क्या क्या रखा है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, यानी रो दे रखा है आपको। रो 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो आर दिया हुआ है, ए निकाल लोगे, रो दे रखा है, लेंथ फाइंड करनी है आपको, ठीक है। लेंथ फाइंड करनी है। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? एक ही तो है, इन सबको मिलाने वाला एक ही तो है। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। R दिया है क्या? हां। रो दिया है क्या? हां जी। L दिया है क्या? नहीं, यही तो ढूंढना है। A दिया है क्या? निकालना पड़ेगा। R दिया हुआ है, लेकिन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ध्यान देना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए पेन उठाना शुरू होना, ठीक है, और निकाल के दिखाना कि एल की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है जी। चैलेंजर प्रॉब्लम्स है भाई, ये करनी है आपने, ये ठीक है। आज ही के लेक्चर की चैलेंजर प्रॉब्लम्स ये, ठीक है। जरूर करना, जरूर आंसर डालना इसका कमेंट्स में। पिछली वाली डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ए पर 10 वोल्ट है और बी पर -10 वोल्ट है, और कहां से कहां लेके आया जा रहा है चार्ज को, ए से बी लेके आया जा रहा है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करना है आपने डेल्टा वी निकालने के लिए। डेल्टा वी क्या होता है बेटा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना है, वी फाइनल है ए से बी पर लेके जा रहे हैं तो -10 है, और वी आई कितना है, +10 है, तो -10 -20 वोल्ट्स। यह आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। आपको चार्ज दे रखा है, माने क्यू दे रखा है आपको, ठीक है ना, और आपने वर्क डन फाइंड करना है। ये देखो वर्क डन फाइंड करना है आपने, तो फॉर्मूला लगा दो यार, मैं ही सॉल्व कर देता हूं इसको, इधर कर देता हूं। वर्क डन इज इक्वल टू, सॉरी, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज को ले जाके वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन आ जाएगा। क्यू वी करना है आपने, बस क्यू इंटू वी करना है। क्यू कितना दे रखा है, 10 की पावर -6, और वोल्टेज कितनी है, -20। ये कहां है, -20 ये बी हो गया आंसर। चलो जूल, ठीक है जी, हो गया। इसके अंदर क्या था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो 3 का इधर मुंह है, 6 का उधर मुंह है, ये कट गया आपस में सारे, आंसर आया 3 वोल्ट। प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। करंट यहां से निकल जाएगा, उसमें क्या है, उसमें क्या है, कौन कह रहा है ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानो, वो डायरेक्शन नेगेटिव मानो, ठीक है। ये वेग ऑप्शंस है, ये 3 - 3, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए इधर रखे 3 - 3, ठीक है। तो ये 6 और 3 दोनों के फेस उल्टे, कट जाएंगे ये बैटरीज आपस में, सिर्फ ये 3 वोल्ट जिंदा रहेगा, ठीक है। तो 3 वोल्ट इसका आंसर है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। अगर यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं तो, ठीक है। सीरीज और पैरेलल फॉर्मूले डिराइव करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस, ठीक है। और किस तरीके से करंट और वोल्टेज सीरीज और पैरेलल के अंदर डिवाइड होती है, डिवाइड नहीं होती है, सेम रहती है, देखेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। और प्रीवियस ईयर बेस्ड न्यूमेरिकल जो कि हर बार करते आए हैं, अगली बार भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली बार मिलते हैं बच्चों, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।